हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के टॉपिक समझाने वाला हूँ। बस आपको करना इतना है कि वीडियो को पूरा देखना है एंड जो भी टॉपिक आपको समझाया जाए उसको पॉज करके एनसीईआरटी से आपको रीड कर लेना है। ये करने से क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है कंसेप्ट की वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। बस आपको इतना करना है एंड वीडियो को पूरा देखना है। बाकी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। देखो, बात है 14 जुलाई 1789 की। पेरिस का जो नगर था वो पूरा आतंक का माहौल हो रखा था यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रखा था? ऐसा इसलिए हो रखा था क्योंकि यहाँ के सम्राट ने, जो फ्रांस का सम्राट है, जो वहाँ का राजा है, उसने ऑर्डर दे दिया था अपनी सेना को, आर्मी को शहर में घुसने का। अब एक इसके साथ में रूमर फैलने लगा, लोग घबरा गए थे क्योंकि रूमर फैलने लगा कि अगला जो आदेश होने वाला है वो होगा लोगों की मौत का, उन पे गोलियां चलाने का आदेश आने वाला है। तो लगभग 7,000 के करीब मर्द और औरतें, आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने जन सेना बनाने का निर्णय लिया। बेसिकली लोगों की एक आर्मी बनाने का उन्होंने फैसला किया जो इसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे। और हथियारों की खोज में वो बहुत सारे सरकारी भवनों में, क्योंकि देखो ज्यादातर जितने हथियार है, गोला बारूद आपको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ही देखने को मिलेंगे, नॉर्मली किसी के पास तो होंगे नहीं। तो वहां गए ये लोग। और बाद में सैकड़ों की संख्या में एक समूह पेरिस के पूर्वी नगर में, ईस्ट साइड में चला गया। पूर्वी नगर में क्या था, वहां पे एक किला था जिसको हम बोलते हैं बास्तील का किला। बास्तील का जो किला था ये राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, अनकंट्रोल्ड पावर का सिंबल था। क्यों? क्योंकि जो भी राजा को पसंद नहीं आता था वहां भेज देता था। तो वहां गए इन लोगों ने हथियारों की संभावना में, क्योंकि देखो अब सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, क्योंकि किला था, प्रिजन है, तो यहाँ पे हथियार तो होंगे ही। तो इसीलिए वहां लोग गए और उन्होंने हथियारों पर कब्जे में करने में काफी लड़ाई हुई इनकी। और जो वहां का कमांडर था वो मारा गया। कमांडर मारा गया, वहां के कैदियों को छुड़ा लिया गया। और गैस करो कैदियों की संख्या कितनी होगी? कैदी सिर्फ 7 थे, सिर्फ 7 लोग थे। उनको छुड़ा दिया गया। और जो यहाँ के अवशेष थे, अब पत्थर वगैरह जो टूटे थे, उसको बाजार में बेचा जाने लगा। गैस करो क्यों बेचा जाने लगा होगा? ताकि लोगों को याद रहे, लोग खरीद भी रहे थे ताकि लोगों को याद रहे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ था। फिर इस घटना के कई दिनों बाद तक पेरिस में और पेरिस के अलग अलग जगह में और देहाती इलाकों में काफी ज्यादा संघर्ष हुआ। कारण क्या था? मेजरली पॉवर्टी, गरीबी और महंगाई। दो कारण ही है कि भाई गरीबी है और महंगाई है, जिस वजह से जंग छिड़ गई, संघर्ष होने लगा। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया फ्रांसीसी क्रांति का कि कैसे स्टार्टिंग हुई है। अब थोड़ा सा बैक स्टोरी पे जाते हैं। 18वीं सदी के में बात कर रहे हैं, वहां पे जो फ्रांस का समाज था, फ्रांसीसी समाज, ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी थी, वो कैसी थी। तो वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन राजा की बात कर लेते हैं। 1774 में बुर्बो राजवंश का था लुइस 16। ये फ्रांस की राजगद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 20 साल की थी। शादी भी हो गई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से। एंड अब शादी हो गई है तो भाई साहब बीवी वाले हो गए हैं, तो इनको खर्चे वगैरह भी उठाने थे। ये एक बहुत आलिशान महल में रहते थे जो कि वर्साय का महल था। ठीक है, बहुत बड़ा महल था। वहां रहते थे, शान शौकत को रखने के लिए फिजूल खर्ची भी बहुत थी, तो उसमें पैसा जाता था। और जब ये राजा बने तो इन्होंने देखा कि इनका जो ट्रेजरी थी, राजकोष था, खाली मिला इनको। अलग परेशानी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लंबे समय तक युद्ध चल रहे थे फ्रांस के। फ्रांस जब लड़ाई में था तो उसमें पैसा फूक रहा है, तो जिस वजह से इनके पास ट्रेजरी में कुछ पैसा था ही नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ कुछ पैसा का मतलब बिल्कुल खत्म नहीं था। यहाँ पे मतलब है कि इनके पास लिटरली इतना पैसा नहीं है कि ये बाकी चीजें कर सके। और इनके पास जब लुई 16 राजा बना नहीं था, उस टाइम पे इनके पास 2 अरब लिब्रे का बोझ पहले से था, लोन पहले से था। लुई 16 के टेन्योर में, जब जब तक वो राजा थे, यहाँ पे 10 अरब लिब्रे का लोन हो गया था। और जिन लोगों ने लोन दे रखा था उन्होंने बोला कि अब हम 10% ब्याज लेंगे, हमें इंटरेस्ट चाहिए 10%। ऐसा होने लगा तो जितना इनके पास पैसा आता टैक्स की मदद से, ये उनको चुकाने में लग जाता कि भाई ब्याज वगैरह चुकाने में जा रहा है सारा पैसा। बड़ी दिक्कत होने लगी। तो मजबूरन यहाँ पे क्या करना पड़ा, फ्रांस के राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ा। एक और परेशानी थी। परेशानी क्या थी कि जब यहाँ पे ना 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में, फ्रांस का जो समाज था 3 एस्टेट में डिवाइडेड था। पहला प्रथम एस्टेट जिसको हम पादरी बोलते थे, ठीक है। दूसरा द्वितीय एस्टेट जिसको हम कुलीन बोलते थे, इसको इंग्लिश में नोबेलिटी बोला जाता है, ठीक है।
थर्ड एस्टेट जिसमें बाकी सारे लोग आते थे, जिसमें बड़े बिजनेसमैन हो गए, व्यवसायी हो गए और जो लॉयर वगैरह हो गए, कोर्ट में काम करते थे, किसान हो गए, कारीगर हो गए, ये सारे लोग हो गए। और जिनके पास भूमि नहीं थी, छोटे-छोटे किसान हो गए, ये सारे लोग इस थर्ड कैटेगरी में आते थे। अब यहाँ पे क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वाले जो लोग थे, ठीक है, इनकी संख्या बहुत कम थी। थर्ड कैटेगरी वाले लोगों की संख्या ओवरऑल पॉपुलेशन में 90% के करीब थी। बहुत ज्यादा ये तो। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी वाले लोगों को कुछ जन्मजात प्रिविलेजेस थी। प्रिविलेजेस क्या थी कि भाई इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स नहीं देना पड़ता था तो इनका पैसा बच रहा है। और एक और बात थी, यहाँ पे टैक्स दो टाइप का होता था। एक होता था टाइद, दूसरा होता था टाइल। टाइद टैक्स जो था वो था चर्च द्वारा लिए जाने वाला टैक्स। मतलब चर्च टैक्स वसूल करती थी और चर्च के पास खुद का पैसा तो और होता ही था, जमीन थी इनके पास, चर्च के पास बहुत पैसा था, ठीक है। तो चर्च धर्म के नाम पे जो टैक्स लेती थी उसको टाइद बोलते हैं और बाकी जो सरकार को दिया जाने वाला टैक्स था उसको टाइल बोलते हैं। कितना टैक्स लेती थी चर्च? यह कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। जितनी उनकी खेती हुई उसका 1/10 उनको देना पड़ता था। मान लो 100 के करीब खेती हुई, कुछ रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। 100 के करीब खेती हुई तो आपको उसका 10% देना पड़ेगा, ऐसा था। वह चर्च के तो मजे ही मजे थे और बाकी जो सेकंड के नोबेलिटी थे, ठीक है, उनके भी मजे थे क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये तो इनके साथ बहुत ज़्यादा जाती हो रही थी। थर्ड कैटेगरी वालों के साथ बहुत ज़्यादा जाती हो रही थी, क्योंकि उनको टैक्स भी देना है, ज़्यादातर काम वही करे और ऐसा इनके साथ हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस चित्र में कि सेकंड कैटेगरी के लोग जो कुलीन लोग हैं, नोबेलिटी वाले लोग हैं, ठीक है? ये लोग क्या कर रहे हैं? पैसा ले रहे हैं। ये मकड़ी की तरह है। जैसे मकड़ी के जाल में मक्खी फँस जाती है ना, फिर बच नहीं सकती, वैसा ही होता है। यहाँ पे यही दिखाया गया है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, ठीक है। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, लेकिन मोटू जमींदार जो है स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है। उसको एक नजर देखता तक नहीं है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसा बंदा है, उसको तो बस पैसों से मतलब है। यहाँ पे अब जीने का संघर्ष लोगों को करना पड़ रहा था। जीने के संघर्ष से हमारा मतलब क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? देखो, 1715 में जो फ्रांस की जनसंख्या थी वो थी 2.3 करोड़, 23 मिलियन। और 1789 में ये जो जनसंख्या हो गई थी, उनकी पॉपुलेशन हो गई थी 2.8 करोड़ और 28 मिलियन। तो जब लोग बढ़ेंगे तो भाई खाने वाले मुंह भी बढ़ेंगे। अब लेकिन खाना तो इनका बढ़ नहीं रहा, अनाज की उत्पादन उतना बढ़ नहीं रहा। और जब अगर किसी कारण से यहाँ पे सूखा पड़ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तब तो और ज्यादा दिक्कत। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, जिस वजह से क्या हो गया, काफी लोगों को तो खाने के लाले पड़ रहे थे, जिसको बोला जाता है जीविका संकट और सब्सिस्टेंट क्राइसिस। ठीक है, जीविका संकट क्या है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लग जाए। जब न्यूनतम साधन जो मिनिमम, अब भाई आपको जिंदा रहने के लिए मिनिमम क्या चाहिए? आपको चाहिए खाने के लिए रोटी, जो भी आप खाते हो, वो भी अगर आपको ना मिले तो क्या होगा? आप तो जिंदा नहीं बचोगे। जब ऐसा होने लगा तो भाई दंगे भड़कने लग गए। और एक और बात थी, यहाँ पे बेसिक स्टेपल फूड क्या था? जैसे हम इंडिया में क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं नॉर्मली, ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में मोस्टली चावल से बनी चीजें खाते होंगे, या और भी जो चीजें हैं लोकल की वो चीजें खाते हैं। तो यहाँ पे स्टेपल फूड क्या था? पाव रोटी। ठीक है, वड़ा पाव खाया है ना, वो पाव समझ लो, वैसा ही वाला पाव है। तो पाव रोटी बिकती थी। अब भाई इन लोगों ने क्या करा, जो ये थे मालिक थे, वो उसको स्टोर करने लग गए। स्टोर करने लग गए तो और दंगे भड़कने लग गए, ऐसा होने लगा। जीविका संकट कैसे उत्पन्न हुआ? तो अगर किसी कारण से खराब हो जाए फसल, फसल खराब होगी तो शॉर्टेज हो जाएगी ग्रेन्स की। ठीक है, जो भी खाद है, फसल है, उसकी क्या हो जाएगी? शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हो जाएगी तो प्राइस जो होंगे वो बढ़ेंगे। ठीक है, फसल के जो भी खाने के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, जिस वजह से अब जो गरीब लोग हैं वो जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि उनको खान उतना पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। ऐसा होने लगा। इसी के दौरान क्या हुआ, उभरते मध्य वर्ग आने लग गए। क्या था कि पहले भी कर बढ़ने पर, अकाल के समय पर किसान जो थे, ये कामगार विद्रोह करते थे। किसान और कामगार ये लोग विद्रोह करते थे भाई, प्रोटेस्ट करते थे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप। लेकिन इनके पास कोई ज्यादा चीज ऑप्शन थे नहीं कि ग्राउंड लेवल पर ये चेंज ला सके, आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी चेंज ला सके। तो इसकी जिम्मेदारी ली
तीसरे स्टेट के उस ग्रुप ने जो पढ़ा लिखा था और जिनके पास पैसा था, जो लोग समृद्ध थे, रिच लोग थे। कौन कौन थे? बिजनेसमैन हो गए, लॉयर हो गए, पढ़े लिखे तो लॉयर थे। तो इन लोगों ने इसका जिम्मा संभाला। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, मिडिल क्लास बोला जाने लगा। मिडिल क्लास में कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो बिजनेसमैन थे, जिनके पास पैसा ज्यादा था। अब बिजनेसमैन है तो भाई बेच बेच के अच्छा पैसा कमा लिया, रेशमी कपड़े बेच लिए, ऊन के कपड़े बेच लिए। ये कपड़े बेचने से इनको अच्छा खासा पैसा आया और ये बाहर एक्सपोर्ट भी करते थे। और यहाँ के जो नोबल्स थे, फ्रांस के जो नोबल्स थे, वो लोग भी इनको खरीदा करते थे। वो लोग भी इनको क्या करते थे? खरीदा करते थे, जो भी वो बेचते थे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा भी था। इनके पास नहीं थे जन्मजात विशेषाधिकार। जो लोग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के थे उनके पास था, इनके पास नहीं था। जन्मजात विशेषाधिकार नहीं थे। ये मानते थे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक। अब यहाँ पे कुछ फिलोसफर भी थे। 3 फिलोसफर के नाम बताऊंगा। एक का नाम याद रख लेना, जॉन लॉक। रूसो नाम याद कर लेना, जो जॉक रूसो। ठीक है, एक ये हो गए। और इसके बाद भी अभी आएगा, थर्ड का मैं नाम बताऊंगा। इन्होंने कुछ किताब लिखी, जैसे जॉन लॉक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने क्या करा, जो राजा की डाइविन पावर्स है, शक्तियां जो है राजा के पास, उसका उन्होंने खंडन करा। बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये। तो इस सिद्धांत पर खंडन किया उन्होंने। साथ में रूसो ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो सरकार होनी चाहिए ना, जो सरकार, जो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वो आम लोगों से आने चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला। अब ये किससे मैच कर रहा है? याद करो, तुम्हारे सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 से, लोकतंत्र से, ठीक है, डेमोक्रेसी से। तो डेमोक्रेसी की इन्होंने बात रखी इसमें। फिर बाद में थर्ड फिलोसफर जो थे, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने एक किताब लिखी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है ना, कि केंद्रीकरण है, वो नहीं होना चाहिए। 3 अलग अलग हिस्सों में पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। लेजिस्लेचर, ठीक है, जुडिशरी, ये सारी चीजें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का विभाजन होना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश, जो उनका ब्रिटिश के अंडर में थे ना, उनसे आजाद करवाया, तो उन्होंने इसी मॉडल पर अपनी सरकार बनी। उनकी सरकार इसी मॉडल पर बनी थी। तो फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उनमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत थी। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई उनके लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या था, उनको कहां से मोटिवेशन मिल रही थी, इन्फॉर्मेशन कहां से मिल रही थी, तो एक तो ये फिलोसफर की किताब है, दूसरा ये जो इनको अमेरिका का एक एग्जाम्पल दिखा उससे मिल रहा था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले अभी तक जितना फर्स्ट जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, वीडियो को पॉज करो और तुम अभी उस टॉपिक को जल्दी से रीड कर लो, गो थ्रू कर लो। 10 मिनट लगेंगे एट मैक्स पढ़ने में, लेकिन इससे तुम्हारा टॉपिक और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? हमने पहले पढ़ लिया कि भाई किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिया, टैक्स किस कारणों से बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने मनमानी से कर बढ़ा सकता था, टैक्स बढ़ा सकता था। प्राचीन राजतंत्र के हिसाब से जो फ्रांस में टैक्स बढ़ाना होता था ना, जो राजा को टैक्स बढ़ाना होता था, वो खुद से नहीं बढ़ा सकता था, उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। स्टेट जनरल में तीनों स्टेट के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे। कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो हम अभी बात करेंगे। ये जो मीटिंग बुलाई गई थी लास्ट, वो बुलाई गई थी 1640 में, 1664 में इस मीटिंग को बुलाया गया था आखिरी बार, लुई 16 ने। अच्छा, एक और बात थी, स्टेट जनरल की मीटिंग के साथ ही ये कर सकता था, लेकिन मीटिंग बुलाना कब है, वो राजा के कंट्रोल में था। तो बाकी लोगों का कभी हो कि भाई नहीं करना, तो वो नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं हुआ कर। तो 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए, नए टैक्स रिजीम लाने के लिए लुई 16 ने क्या करा, एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की। ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, इसमें हर स्टेट के लोग थे। अच्छा, कहाँ बुलाई ये मीटिंग? वर्साई के आलिशान भवन में। वर्साई जो जगह थी, वहां पे एक भवन था, वहां पे ये मीटिंग बुलाई। 300 लोग तो कहाँ से आए? फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट से, एंड थर्ड स्टेट से आए 600 लोग। लेकिन उसमें भी पढ़े लिखे लोगों को ही एंट्री अलाउड थी। जो जिन लोगों के पास पैसा था उनको ही एंट्री अलाउड थी। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, औरतें थी, उनको एंट्री अलाउड नहीं थी। लेकिन वो लोग जब आए तो लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से जो बाकी लोगों की शिकायत थी वो लेकर आए। इस चीज का याद रखना, 40,000 पत्रों को, 40,000 लेटर्स को लेकर आए वो। तो स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। परंतु थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने मांग रखी, उन्होंने बोला कि भाई अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। जितने भी लोग होंगे सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत
देने का अधिकार था। जितने भी मेंबर है उनको एक वोट देने का अधिकार है। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वाले एक वोट दे देंगे, सेकंड वाले एक, थर्ड एस्टेट वाले को भी एक। भाई फर्स्ट सेकंड तो एक साथ है तो उनका तो फायदा हो गया कि 2:1 का चलेगा यहाँ पे वोटिंग का। तो इन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए कि जितने भी मेंबर्स हैं इस मीटिंग में सारे स्टेट के, सबको एक एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। राजा ने मना कर दी कि मैं नहीं कर रहा। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत, जिसे ये कौन सा सिद्धांत था? लोकतांत्रिक सिद्धांत। भाई डेमोक्रेसी में भी तो यही होता है, हर कोई वोट देता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। वैसे इन्होंने यहाँ पे बोला, ये एक बुक के ऊपर था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। ये जो थॉट था कि भाई सबको वोट देना चाहिए, किस बुक के ऊपर से था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं अलाउ नहीं करूंगा, तो लोग चले गए, भाई ऐसे कैसे, हम नहीं कर रहे। और ये लोग वहां से चले गए। थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि जो यहाँ के लीडर होंगे, उन्होंने बोला कि हम पूरे फ्रांस की 90% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम क्या बोलेंगे, हम बनाएंगे जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का मतलब क्या है? जनरल पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। 20 जून को हुआ था ये। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट, कहाँ पे करा इन्होंने? वर्साई में इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां पे ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। इन्होंने बोल दिया नेशनल असेंबली बन गई। और इन्होंने बोला जब तक कि राजा की पावर पे कंट्रोल नहीं होगा नेशनल असेंबली हटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। इन्होंने ये औथ ले ली, शपथ ले ली। ऐसा हुआ। जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। अब इनका नेतृत्व कौन करा था? भाई लीडर कौन था इनका? रिप्रेजेंटेटिव कौन था? तो देखो इनका रिप्रेजेंटेटिव था मिराबियो और आबेसिए। ये दो नाम जरूर याद रखना, मिराबियो और आबेसिए। दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट से बिलोंग करते थे। बट इनका भी ये मानना था जो बर्थ राइट्स है ना फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट की, बर्थ प्रिविलेजेस थी, जन्मजात जो कुछ इनके पास पावर थी वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। वो मानते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आबेसिए जो थे ये प्रिस्ट थे, उनके पास भी ये था, तो ये भी मानते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त, मतलब जिस टाइम पे नेशनल असेंबली क्या कर रही थी, भाई उनको संविधान बनाना है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वो, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहा था। पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। पाव रोटी वही स्टेपल ब्रेड। बेकरी के मालिक की स्थिति, इस स्थिति का फायदा उठा के क्या करे भाई, उसको बेच नहीं रहे थे, स्टोर कर रहे थे, क्योंकि रेट बढ़ेंगे बहुत ज्यादा। जरूरत बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे कि घर में जितनी भी चीजें हो रही हैं खाने पीने का, सबको उनको देखना है। तो वो लोग बाहर गई भाई, पाव रोटी वगैरह लेने गई, भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो काफी औरतें, अब यहाँ इस टाइम पे क्या था कि जो आदमी थे वो जंग पे जा रहे थे और औरतों का जिम्मा था कि उनको घर को हैंडल करना है। अब उनसे सहा नहीं गया, घंटों तक इंतजार करा, औरतें गुस्सा गई और उनकी भीड़ ने धावा बोल दिया जिस भी गोडाउन वगैरह के सामने, जिस भी दुकान के सामने थी, और उसको तोड़ फोड़ दिया। और इन्होंने क्या करा, वहां से इन्होंने पाव रोटी वगैरह ले ली। दूसरी तरफ सम्राट ने, और उसी टाइम पे जो इनका सम्राट था, ठीक है, लुइस ने ऑर्डर दे दिया 14 जुलाई को कि भाई जाओ तुम जाके शहर में घुस जाओ। तो बस और भड़क गए लोग, ये पागल समझ रहा है क्या हमको? तो बस जो गुस्सैल भीड़ थी उन्होंने 14 जुलाई को बास्तिल के किले को तोड़ ताड़ दिया, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई। देहाती इलाकों में गांव में ये अफवाह फैल गई कि जो जागीर है, जागीर क्या होते हैं ये तुमने पहले पढ़ा होगा क्लास 7th में 6th में, तो नहीं आता तो उसके लेक्चर देख लेना जाके, वरना कोई बात नहीं, इतनी कोई नेसेसरी अभी है नहीं। तो देखो जागीर वो लोग थे जिनके पास खुद की जमीन, जिनके पास जमीन थी, लैंडलॉर्ड हो गए एक प्रकार से। तो जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर क्या है, लड़ैतों और लुटेरों को बुला लिया, बेसिकली लड़ने भिड़ने वाले लोगों को बुला लिया, और ऐसे लोगों को बुलाया जो उनकी फसल को तबाह कर देंगे, जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। अब भाई लोग तो डर गए, ऐसा होगा तो भाई हम तो जिंदा ही नहीं बचेंगे, लोग भड़क गए। इस टाइम भी क्या हुआ कि लोगों ने हथियार उठाए जो उनको मिला, ठीक है, खेती का जो सामान मिला, जो हथियार मिला, उनको उठाया और चल दिए, उनको मारने के लिए चल दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। जहाँ पे खाना ग्रेन स्टोरेज था उसको लूट लिया, और जितने भी जो उनको लगान देना था, ठीक है, लोन वगैरह देना था, टैक्स देना था, जो भी था, उनको उन्होंने जला के राख कर दिया। लो अब है ही नहीं, प्रूफ कैसे कहोगे। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और कुछ तो पड़ोसी देश में भी चले गए। भाई उनको इतना खतरा हो गया कि अपनी जो जमीन पे जहाँ पे वो रह रहे थे वो छोड़ के भाग गए, साथ ही साथ कुछ तो देश छोड़कर भी चले गए कि भाई जान पे बात आ गई है। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके अब भाई लुई 16 को पता लग गया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अगर मैंने और कुछ करा तो ये मेरे को ही नहीं छोड़ेंगे।
तो लुईस 16 ने एंड में नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ नेशनल असेंबली नाम की कोई चीज होती है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 4 अगस्त 1789 की रात को, ठीक है, असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को के उन्मूलन का आदेश पारित किया। बेसिकली इन्होंने एक रूल निकाल दिया, कि भाई जो पहले टैक्स देने होते थे वो टैक्स नहीं देने, और जो जन्मजात कुछ के पास राइट्स थे वो खत्म कर दिए, क्योंकि ये नई चीजें देने वाले थे, नए रूल्स फॉलो होने वाले थे। यहाँ पे वर्गों के लिए भी अपने विशेषाधिकारों का छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। कौन सी डेट को हुआ? 4 अगस्त 1789 की रात को। ध्यान रखना, धार्मिक कर क्या थे, मेरे को जरा कमेंट में बताना, धार्मिक कर को क्या बोलते थे, कौन वसूला करता था। अब ये तो खैर इसमें लिखा ही है चर्च वसूलती थी, लेकिन धार्मिक कर क्या था उसको कमेंट में जरूर बताना मुझे। देखो, जो धार्मिक कर था, जो रिलीजियस टैक्स था, उसको हटा दिया, एबोलिश कर दिया गया, और जो चर्च के पास जमीन थी उसको जब्त कर लिया गया। तो ये सब करने के बाद इनके पास लगभग 20 अरब लिब्रे की संपत्ति आ गई, ठीक है। 20 अरब लिब्रे बहुत होता है ये, ठीक है। इतने से तो फिर वो जितना लोन वगैरह था सब चुका सकते थे। बाकी अब क्योंकि लोन किसके टाइम पे आया, ये लुई के टाइम पे आया, तो शायद नहीं चुकाया होगा, हमें नहीं पता अभी। नेक्स्ट आता है फ्रांस अब संवैधानिक राजतंत्र कब बना। तो देखो, नेशनल असेंबली ने 1791 में 2 साल बाद संविधान का प्रारूप पूरा किया कि संविधान हाँ पूरा बन गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, जो एम्परर की पावर थी उसको कंट्रोल करना। एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर नहीं थी, उसको डिवाइड कर दिया गया मल्टीपल चीजों में, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में ऐसा कर दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हो, न्यायपालिका में क्या होगा, न्यायाधीश होंगे, ये सारे के सारे क्या करेंगे, जितने भी जज वगैरह होंगे वो सारे के सारे जितने भी चीजें होती है, किसी पे कुछ फैसला लेना तो ये हैंडल करेंगे। कार्यपालिका क्या होंगे, कार्यपालिका के अंदर सम्राट वगैरह आता है, मंत्री आते हैं कि ये लोग काम करेंगे। विधायिका में कहां से लोग आते हैं, जनरल लोगों से आते हैं। 745 सदस्य थे विधायिका के अंदर, इनको वोट दिया जाता है, लेकिन भाई वोट देने का अधिकार भी कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास था, ठीक है। जनरल लोगों में यहाँ पे लोग ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए थे, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनको वोट देने का अधिकार था, जो 25 साल से ज्यादा थे और मेल थे, आदमी थे, एक्टिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन में बाकी लोग आ जाते थे, और साथ ही साथ एक्टिव सिटीजन में उन लोगों को इंक्लूड किया गया जो टैक्स भरने के लायक थे, मतलब पहले जो टैक्स भरते थे, 3 दिन का जितना भी कमाते हैं उतने के बराबर अगर उन्होंने टैक्स भरा हुआ है तो वो लोग एक्टिव सिटीजन में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो अमीर लोग हैं, ठीक है, थर्ड एस्टेट के जो अमीर लोग हैं उन्हीं को इसमें इन्वॉल्व किया गया, बाकी लोगों को नहीं किया गया, औरतों को भी नहीं किया गया। तो इससे कुछ लोग ना खुश हो गए कि यार ये तो गलत बात। बस आपको इतनी चीजें याद रख लेनी है कि देखो, विधायिका में कितने लोग थे, 745 लोग थे, सदस्य थे। उनको वोट निर्वाचित लोगों ने 50,000 पुरुष थे, उनसे आए 745 लोग। 50,000 कहां से लोग आए, 2.8 करोड़ से आए, इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट आता है सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब जो भी नए कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा, नेशनल असेंबली बनाएगा। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, मतलब यहाँ पे नेशनल असेंबली के लिए वोट दिया जाता था, जिसको नेशनल असेंबली में जाना है एलिजिबल होगा, वोट देके वो नेशनल असेंबली में चुन लिया जाए। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचित समूह का चुनाव करते थे, जैसा मैंने बताया सिंपल वोटिंग वगैरह होती थी, और 25 साल का होना चाहिए था। ये सारी चीजें मैंने आपको अभी बता दी है। ये आप देख सकते हो, ये जो क्या है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार, ये जो आप फोटो में देख रहे हो यहाँ पे, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में लेब्रियो द्वारा बनाया गया था। दाई ओर की आकृति फ्रांस को और बाई ओर की आकृति कानून को निरूपित करती है, ठीक है। दाई और बाई ओर की आकृति ये बताती है इस चीज। ये भी हमने देख लिया। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। बेसिकली क्या था कि भाई लोगों को जीने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज इसके अंडर आती थी। इन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई लोग बोल सकते हैं। जब लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आई, तो जीन पॉल के बारे में इन सब चीजों को पढ़ लेना, हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि रिवीजन वीडियो तो ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। जब एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें हर एक चीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी तो उनके कुछ चित्र होंगे, जैसे कि आप चित्र देख सकते हो। टूटी हुई जंजीर क्या बता रही है, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उसके आजादी का प्रतीक है, बेसिकली फ्रीडम का है प्रतीक। फिर छड़ों पर क्या है, वर्दीगार गठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है। बेसिकली ये एक सिंगल चीज को, सिंगल स्टिक को तोड़ा जा सकता है, अगर ग्रुप में रखोगे तो नहीं टूटेगा।
तो ये एकता को बता रहा था। ये वाला क्या बता रहा था, एकता में ही बल है, ये एक्सप्लेन करता था। फिर त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती। तो बेसिकली क्या है, जैसे सन की लाइट आती है, सन की रेज आती है, तो जो अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही ये सिंबल बता रहा था कि जो अज्ञान रूपी जो नॉलेज गैप है उसको खत्म कर रहा था। ठीक है, फिर ये वाला जो है राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक, ये बताता था शाही सत्ता का प्रतीक, बेसिकली जो एम्परर था उसकी पावर का प्रतीक था। फिर ये आता था अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए सांप, क्या है ये बताता था अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। बेसिकली एक अंगूठी होती है तो कोई ना तो उसका स्टार्टिंग होता है ना उसका एंड होता है, ये बताता है सिंबल। फिर आता था लाल फ्राइजियन टोपी, जो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जो लोग स्लेव थे, जो दास थे, वो जब फ्री हो गए, फ्रीडम मिल गया, तो वो ये टोपी पहन रहे थे। फिर ये वाला नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग, ये बताया हुआ है, ध्यान रखना फ्रांस का राष्ट्रीय रंग नीला सफेद लाल। डेनो वाली क्या है, स्त्री, कानून का मानवीय रूप, भाई जो लॉज होंगे वो ह्यूमन के लिए ही बनाए गए हैं लॉज। ठीक है, फिर विधि पर, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है कानून सबके लिए सेम है, उसकी नजर में सब बराबर है, ये चीजें बताई गई। नेक्स्ट आता है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, कि भाई अब फ्रांस अब रिपब्लिक कैसे बना, कब बना, ये हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। भाई देखो फ्रांस की स्थिति आने वाले कुछ साल में अभी भी तनावपूर्ण थी, टेंशन वाली थी, क्योंकि लुई 16 ने वैसे तो जो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उस पर सिग्नेचर तो कर दिए थे, लेकिन वो सीक्रेट बात भी कर रहा था प्रशा के राजा से। प्रशा करके कंट्री थी, वहां के राजा से बात कर रहा था। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। अब भाई देखो बाकी राजा भी घबरा गए कि यार अगर फ्रांस में ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, फ्रांस पे हमला बोल। इन्होंने ये सोचा 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब तक इनकी योजना पर अमल होता, मतलब जब तक ये चीज सच में होती, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने बोला नेशनल असेंबली वालों ने कि तुम कब करोगे, हम ही कर लेते हैं, कि तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, हम ही लड़ भिड़ लेते हैं तुम। तो प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी, अब देखो जब नेशनल असेंबली बनी तो वो क्या जनरल लोगों के लिए बनी। ठीक है, तो यहाँ पे वॉलंटियर आ गए कि भाई हम जाके लड़ेंगे, हम करेंगे ये सारा काम। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेनाओं में भर्ती हो गए, जमा होने के लिए आ गए। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध का क्या माना, युद्ध माना। बेसिकली उन्होंने माना कि भाई अब ना ये यूरोप में जो हो रहा था ना उसके अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं, हम सिर्फ फ्रांस के अगेंस्ट में नहीं लड़ रहे, यूरोप में जो ऐसा हो रहा है ना नोबेलिटी के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। उन्होंने हाथों पर देशभक्ति के जो तराने थे, कवि क्या है रोजेट दी लाइल, एक इनका पोएट था, कवि था रोजेट दी लाइल, इन्होंने मार्सिले एक गाना बनाया था, एक पोयम बनाई थी मार्सिले। तो जब फर्स्ट टाइम ये पेरिस की ओर चले ना, कूच करके गए, ठीक है, मार्च करते हुए गए, तो इन्होंने मार्सिले ये गाना गाया। तो इसीलिए अब फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन चुका है मार्सिले, याद रखना। क्रांतिकारी युद्धों में जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। भाई ऑब्वियसली अब लड़ेंगे तो यहाँ पे पैसों की तो कमी होगी। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि 1791 में जो संविधान के सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार मिले। भाई जो संविधान आया उसमें किसको बोला, जिसके पास पैसा है वो लोग ही वोट दे सकते हैं। तो लोग तो नाखुश होंगे क्योंकि सबको वोट देना चाहिए। तो लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे, क्योंकि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच था। तो यहाँ पे मल्टीपल क्लब्स बनने लगे, वहां पे लोग डिस्कस करने लगे कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लब था जैकोबिन क्लब, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पॉपुलर और सफल क्लब था जैकोबिन क्लब। एक भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब के नाम पे बना था। जैकोबिन क्लब है ना, सेंट जेकोब के नाम पे पड़ा था, जो अब इस राजनीति समूह का अड्डा बन गया था। अब पूरी अवधि में महिलाएं भी पीछे नहीं थी, क्योंकि भाई पिछले वाले संविधान के हिसाब से जो 1791 में जो संविधान आया था, कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसमें फीमेल्स को अधिकार नहीं दिए हुए थे। तो उसके हिसाब से अब फीमेल्स भी आगे आ गई, क्योंकि अब सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच था। तो वो लोग भी आ गई कि भाई ऐसा तो नहीं, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तो उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। और कौन लोग थे जैकोबिन क्लब के पार्ट, कौन बन रहे थे, जिनके पास पैसा कम था। थर्ड स्टेट में मोस्टली लोग थे जिनके पास पैसा कम था। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसा जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, क्या है घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता क्या है, मैक्समिलियन रोबेस्पेरे, ये जरूर नाम याद रख लेना, हु वाज रोबेस्पेरे, ये जैकोबिन क्लब का नेता था। ठीक है, रोबेस्पेरे, जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने
गोदी कारगारों की तरह क्या है, धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। जैसे आप देख सकते हो ना, ये धारीदार लंबी पतलून पहनने का इन्होंने क्या लिया, एक निर्णय लिया, एक ड्रेस कोड बनाया उन्होंने। क्यों बनाया ऐसा? उन्होंने समाज के क्या है, फैशन पस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस या घुटना पहने जाने वाले कुलीनों से खुद को अलग साबित करने के लिए। मतलब पहले फैशन क्या था कि हाफ स्लीव पहनते थे, ठीक है, मतलब कच्चे टाइप के पहनते थे, हाफ में पहनते थे। इन्होंने बोला कि हमें उनसे अलग दिखना है। अलग दिखने के लिए पूरे फुल स्लीव वाले कपड़े पहनने लगे, पैंट भी फुल और शर्ट भी फुल, इस तरीके से इन्होंने पहले, ताकि ये उनसे अलग दिखे। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। ये मानते थे कि भाई अब पहले तो क्या था, कुलीन हुआ करते थे, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले थे, उनके अगर वो कंट्रोल में थे तो ये नहीं पहन पाते, लेकिन अब ऐसा नहीं था। तो अब ये इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम दिखा रहा था कि भाई ये भी ये सब कर सकते थे। कॉन्वेंट क्या था? कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को संप्रति समूह की इमारत, ठीक है, बेसिकली जो चर्च के लोग हो गए ना, उनके लिए बात चल रही है। ये धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, ये कॉन्वेंट होता था। अब इस चित्र में देखो, तो इस चित्र में क्या बता रखा है, नानिन वाले लिबर्टी, स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता को दिखा रहा है, बेसिकली लिबर्टी को शो कर रहा है। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्र में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वह स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। बेसिकली पहले फीमेल्स को इतनी आजादी नहीं थी, लेकिन बाद में उनको आजादी मिल गई। इसीलिए जैकोबिन को सौ कुलौत के नाम से जाना गया, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ था बिना घुटनों वाले, क्योंकि ये फुल स्लीव वाले पहनते थे, मतलब घुटनों से नीचे तक पैंट पहना करते थे। तो सौ कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था, मैंने आपको अभी पहले बताया था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। अब लेकिन यहाँ पे फीमेल्स के साथ भी वही चीज दोबारा से हो रही कि यार उनको ये अलाउड नहीं हो रहा। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव को से नाराज क्या है, पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसा विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरियस महल पर धावा बोल दिया, वहां पे अटैक कर दिया उन्होंने। राजा के रक्षकों को मार डाला, राजा के रक्षकों जो बेसिकली बॉडीगार्ड थे उनको मार दिया, और राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा, उसको कैद कर लिया। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, मतदान देने का अधिकार दे दिया गया। अब अभी भी याद रखो, यहाँ पे मेल्स की बात करी गई है कि 21 साल से ज्यादा के जो लोग होंगे उनको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार हो गया है, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो। निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब इस असेंबली को क्या बोला जाने लगा? कन्वेंशन बोला जाने लगा। 21 सितंबर 1792 को इसने स्वतंत्र राजतंत्र का अंत कर दिया, बेसिकली मोनार्ची यहाँ पे अब खत्म कर दी गई, और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, बेसिकली रिपब्लिक बना दिया गया। तो ये ध्यान रखना, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, ठीक है, एक रिपब्लिक बन गया। जैसा कि आप जानते हैं गणतंत्र सरकार का वह रूप है, अब देखो गणतंत्र क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ। गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार उससे उसके प्रमुख का चुनाव जनता करते, बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, जो लीडर होगा वो लोग चुनेंगे। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है, मोनार्ची नहीं है, इस चीज के बारे में बताएगी। लुईस 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। लुईस 16 को मौत के घाट उतार दिया गया। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, पब्लिकली उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जल्दी रानी मेरी एंटोनेट का भी वही हश्र हुआ, और अब उसकी वाइफ थी उसको तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, रॉयल ब्लड लाइन की बात आ गई थी कि भाई अगर रानी बच गई तो कल को कोई दोबारा इससे आ सकता है वंश से कि भाई अपना क्लेम करने, तो उसको भी खत्म कर दिया गया। अगला जो टॉपिक है हमारा, आतंक का राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। इस साल को आतंक का युग क्यों कहा गया? रोबेस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियर जो यहाँ का लीडर था, चुना गया, उसने क्या करा, फुल कंट्रोल चाहता था वो, और जो भी उसकी बात नहीं मानता था उसको क्या करता था, दंडित कर, पनिशमेंट कर देता था, पनिश करता था। उसके हिसाब से गणतंत्र में जो भी शत्रु थे, रिपब्लिक के जो भी शत्रु थे, चाहे वो फर्स्ट स्टेट वाले हो, सेकेंड स्टेट वाले हो, ठीक है, कुलीन हो या पादरी हो, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हो गए, उसकी कार्यशैली से जो असहमत थे, मतलब जो
उनसे अग्री नहीं करते थे। क्या तुमको ये चीज रिलेटेबल लग रही है? बताना जरा मुझे। ठीक है, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यही न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटीन पर चढ़ाकर खत्म कर देता। बेसिकली गिलोटीन क्या है? ये एक बहुत बड़ी मशीन थी जिसमें जैसा आपने देखा होगा मूवीज में कि गला डाल देते और फिर ऊपर से ऐसे ब्लेड आके गला काट देती, तो उसको गिलोटीन बोला गया। ठीक है, क्या था गिलोटिन? गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकने वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम, जो इसका आविष्कारक था, इन्वेंटर था, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे पड़ा था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय की थी कि भाई इन्होंने बोला कि जो जितना काम कर रहे हैं उनको इतना वेजेस वगैरह मिलना चाहिए। गोश्त एवं पॉवर्टी की क्या है? राशिंगत राशनिंग पर की गई। गोश्त एवं पॉवर्टी की राशनिंग कर दी गई। ठीक है, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमतों को बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया कि भाई जो किसान है, ठीक है, वो क्या करेंगे, हमने जितना बोल दिया तुम उतने पे ही अपना अनाज बेचोगे, ऐसा कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। जो जो महंगा सफेद आटा था उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, और गेहूं से बनी, नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दे। सबको लिए बोल दे कि तुम एक टाइप की रोटी ही खाओगे। ठीक है, कि भाई सब क्या है, सेम है। बोलचाल और संबंधों में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई कि सब लोग बराबर बराबर से बात कर रहे हैं, ये चीज करने की कोशिश की गई। जैसे कि परंपरागत मॉन्सर्यू महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर अब फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को क्या है, सितोयेन नागरिक और सितोयीन नागरिका नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। अब क्या बोला जाएगा? किसी अगर आप मेल को बोल रहे हो, पुरुषों को बोल रहे हो, तो उसको क्या बोलोगे? सितोयेन। और अगर फीमेल को आप एड्रेस कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे? उनको सितोयीन बोलोगे। इससे आपको बुलाना था। ठीक है, चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया, ऑफिस वगैरह बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। वो बोले कि यार ये तो ज्यादा हो रहा है। तो जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उस दोषी ठहराया गया, गिरफ्तार करके उसे दोषी ठहरा दिया गया रोबेस्पियर को, और उसे गिलोटीन में चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर भी गया, खत्म। ये आप देख सकते हो, गिलोटीन का यहाँ पे दिखा रखा होगा। क्या दिखा रखा है? क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करना चाहिए। उनमें इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था, मतलब ये एक इवेंट हो रहा है। अच्छा, ये गिलोटिन नहीं है, इवेंट हो रहा है। देन आता है जैकोबिन सरकार के पतन के बाद। अब देखो, उस टाइम पे जैकोबिन की सरकार थी, उसका पतन हो गया, तो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। अब उनके पास पावर आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। बोला कि भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम नहीं दोगे वोट, ऐसा कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषद का प्रावधान था। अब देखो, बात वही है, जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, वो लोग अपनी पावर को जाने नहीं देना चाहते। तो थर्ड एस्टेट में भी ऐसा ही हुआ कि पहले उनकी पावर चलेगी। अब जैसे ही जैकोबिन गया, क्योंकि जैकोबिन बहुत ज्यादा सख्त था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जैसे ही जैकोबिन गया तो जो मिडल थर्ड एस्टेट के मिडिल क्लास लोग थे ना, वो आ गए पावर में, और उन्होंने जो रूल थे उनके अगेंस्ट में वो हटा दिए। ठीक है, इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता था। यहाँ पे विधान परिषद और डायरेक्टरी बना दी गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रदर्शित कर दिया। अब क्या हुआ कि जब इनके बीच में कलेश चलता है ना, तो कोई दूसरा बंदा आ जाता है। तो यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, जो कि एक मिलिट्री का तानाशाह था। ठीक है, एक डिक्टेटर था। सरकार
के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता क्या है, विधि सम्मत, समानता और विध्वंसक प्रेरक आदर्श बने और इन मूल्यों के आगामी सदी में ना सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई फ्रांसीसी क्रांति जो थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये बाकी रिवॉल्यूशन का एक बेस तरीके से बन गया क्योंकि बाकियों को इंस्पिरेशन इससे मिला। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? देखते हैं जरा। देखो, महिलाएं शुरू में ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाले गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। ठीक है, स्टार्टिंग से ही वो इन्वॉल्व हो रखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। तीसरे स्टेट की जो ज्यादातर फीमेल्स थी वो काम करती थी। वह सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। मतलब जिन लोगों के पास पैसा था वहां पे काम करती थी, एज अ मेड काम करती थी। ठीक है, बहुत सारी महिलाएं वैश्यक वृत्त भी थी। ठीक है, अधिकांश महिलाएं जो थी उनके पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यवसाय परीक्षण के मौके नहीं थे, उनके पास नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां तथा तीसरे स्टेट में जो धनी परिवार थे उनकी लड़कियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। बेसिकली कॉन्वेंट यहाँ पे स्कूल हो गया एक टाइप से, जहाँ पे वो पढ़ पाती थी। जिनके पास पैसा था वो लोग पढ़ पाते थे, जिनके पास पैसा नहीं था वो लोग नहीं पढ़ पाते थे। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ये कॉमन सी चीज चलती आ रही है, आपने कई जगह ऐसा देखा होगा, इंडियन सोसाइटी में भी आपने ऐसा देखा होगा। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों का देख रेख करना। आदमी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी, और लेकिन उनको जो पैसा मिलता था वो कम मिलता था। महिलाओं ने अपने हितों की हिदायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू कर दिए, जैसा हमने पहले पढ़ा था। अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए, 60 क्लब्स आ गए थे। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये याद रखना था, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। इनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जो कि बात सही है। ये है रियल फेमिनिस्ट। महिला इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय नागरिक कौन होते हैं? देखो, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक वही है जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। सही बात है। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दी, कंपलसरी कर दी। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, यानी कि जो उनके फादर की वजह से वो शादी कर देते थे ना बिना पूछे, अब वो नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक बना दिया, उनकी इच्छा से ही हो पाएगी शादी। ठीक है, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को इनकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। मतलब तलाक लेने के लिए दोनों कोर्ट में जा सकते थे। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, बेसिकली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी था। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू कर दिया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ को तो फांसी तक चढ़ा दिया गया था। वही डिक्टेटरशिप का हिसाब चल रहा है यहाँ पे। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों को चला रहा था। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का जो आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों को चला रहा था। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी था।
कि भाई इतना ज्यादा लंबा खिंचा इनका ये। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक क्या है सरगर्मियों की प्रेक्षर समृद्धि के रूप में जिंदा रखी गई। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल किया गया। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कब फ्रांस की फीमेल को वोट देने का अधिकार मिला, तो वो कब मिला इनको? 1946 में। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है दास प्रथा का उन्मूलन। बेसिकली दास प्रथा क्या है, स्लेवरी क्या है? स्लेवरी का मतलब है बिना किसी के कंसेंट के, बिना उसकी परमिशन के उसको एक जगह से ले जाना, उससे काम करवाना और पैसा भी ना देना उनको। देंगे भी तो बिल्कुल ना के बराबर पैसा देंगे। तो भाई ये स्लेवरी थी। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जो जब जैकोबिन आया था गवर्नमेंट में, तो उन्होंने ये बोला था कि हम जो स्लेवरी है वो हटाएंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा था, कैरेबियन जो उपनिवेशक थे, जो बिजनेसमैन थे कैरेबियाई, जैसे मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो, ये लोग तमाकू, चीनी, नील, कॉफी वगैरह बेचते थे। लेकिन भाई अगर इनके पास लोग ही नहीं होंगे काम करने को, तो बेचेंगे कैसे? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्लान बनाया दास का। ठीक है, इन्होंने क्या करा, दास व्यापार बनाया। अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार पूरा किया गया। बिना लोगों की परमिशन से उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अब यहाँ पे फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे और नान्ते बंदरगाह, बेसिकली जो पोर्ट हुआ करते थे, वहां से अफ्रीका के तट तक ले जाते थे। वहां से जो स्लेव ट्रेडर थे, जो स्लेव बेचते थे, उनसे खरीद के ले आया करते थे। अब यहाँ पे क्या था, दास प्रथा के उन्मूलन, दास श्रम के बेसिस पर ही यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफी और नील की बढ़ती मांग को पूरा कर पा रहे थे, क्योंकि अब यहाँ पे इनके पास लेबर है। दास बेसिकली क्या हो गए, लेबर हो गए। 18वीं सदी के में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं थी। उस टाइम पे कोई करता नहीं था। कारण क्या था? क्योंकि भाई ये लोग जो स्लेवरी करवाते थे ना, जो लोग स्लेव्स खरीदते थे, उनके पास पैसा बहुत था। पैसे के ऊपर ये झुक जाते थे। ठीक है, फिर 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दास की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई अब कोई जो है स्लेवरी नहीं रखेगा। लेकिन बाद में जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आ गया यहाँ पे फ्रांस में, तो 10 वर्ष के बाद, ये बस 10 साल के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने दोबारा से इस चीज को चालू कर दिया, स्लेवरी को चालू कर दिया, ट्रेड को चालू कर दिया। ये क्या करते थे, अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाकर ले आया करते थे और फिर उनसे काम कराया करते थे। दास प्रथा का प्रॉपर उन्मूलन 1848 में किया गया। निग्रो कौन थे? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है, ध्यान रखना, यह अपमानजनक शब्द है। अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब इसका यूज नहीं किया जाता। क्रांति और रोजगार की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी लिखी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। भाई पहले के टाइम पे क्या था, कुछ भी पब्लिकली जाना था तो किंग से परमिशन लेनी होती थी। किंग से परमिशन लेनी होती थी, सेंसरशिप हुआ करती थी। किंग ने जिसको मना कर दिया वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही किंग गया, सेंसरशिप हटा दी गई। 1789 की गर्मियों में सबसे महत्वपूर्ण कानून क्या आया? सेंसरशिप हटा दी गई। सेंसरशिप हटा दी गई तो लोग जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आ ही गया था। और साथ ही साथ जो लोग पब्लिश करना चाहते थे, अपने व्यूज शो कर सकते थे, प्रिंट माध्यम की मदद से अपने जो पक्ष है, अपना जो ओपिनियन है वो दे सकते थे। ये सारी चीजें आ गई। और इससे जो लोग, ऐसा भी था ना, रिटर्न कंटेंट आ रहा था बहुत सारा। नाटक तो आ ही रहे थे, रिटर्न कंटेंट था। तो जो लोग पढ़े लिखे थे वो अपना टाइम निकाल के इन चीजों को पढ़ सकते थे। ठीक है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। ये नेपोलियन बोनापार्ट की फोटो दिखा रखी है, इसके बारे में ज्यादा कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, बस इतना बता दिया है, इतना याद रख लेना। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। 1804 में, इस चीज का याद रख लेना। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप ये वीडियो पूरी देख रहे होंगे, एंड तक आप ये वीडियो पूरी देख रहे होंगे, एंड आपने साथ के साथ एनसीईआरटी को रीड किया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।